नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस विद्याकुल टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग 10th क्लास के साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और यह लगातार क्रैश कोर्स ही चल रहा है एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने उस क्रैश कोर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर और आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया आपके सामने कि रेलवे सिग्नल का रंग लाल क्यों होता है। दोस्तों, आपने जब भी यात्रा किए होंगे ना ट्रेन के माध्यम से किसी दूसरे स्थान पर, तो देखना है कि जो रेलवे सिग्नल होता है, रेल के आने जाने का जो सिग्नल होता है प्लेटफॉर्म पर, वहाँ उस सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो दरअसल लाल रंग का प्रयोग होने का कारण यह है कि लिखा गया कि इसमें सभी रंगों में लाल रंग का ही तरंग दर्ज अधिकतम होता है। जो लाल रंग का तरंग दर्ज होता है वह अधिकतम होता है, वह तरंग दर्ज होता है वह 620 से लेकर 700 नैनोमीटर का होता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि सभी रंगों का तरंग दर्ज कैसे निकालते हैं और कितना उसका मान होता है, सब बता दिया है ना। तो कहने का मतलब कि सभी रंगों का जो तरंग दर्ज होता है वह लाल रंग से क्या होता है, कम होता है, और लाल रंग का तरंग दर्ज सबसे अधिक होता है। और यह आसानी से कुहारे कुहारे समझते हैं, या निजाड़ा के दिनों में जो धुआं टाइप का जो निकलता है उसमें कुहारे में दिख जाता है, जिसके कारण रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ना। वह आसानी से लाल रंग को किसी भी कितना ही दूर से आसानी से देखा जा सकता है ना। इसलिए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और यह कुहारे में यानी धुआं हो या कुहारा हो, कुहासा, उसमें आसानी से दिख जाता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये कोई रेलवे सिग्नल है और पटरी है ना। यहाँ जो सिग्नल का प्रयोग किया जा रहा है हर जगह देख सकते हैं, सब लाल रंग का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। परमाणु, तो आपने ज़रूर केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि परमाणु आखिर होता क्या है। परमाणु एक तरह से पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है, सूक्ष्मतम भाग होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। हमको बताने कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। उदासीन का मतलब कि इस पर कोई आवेश क्यों नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। दिया है कि नाभिक के आसपास कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। नाभिक के आसपास कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितना धन आवेश रहता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर रहता है। कहने का मतलब जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर रहता है, धन आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश रहता है, सॉरी दोस्तों यहाँ धन नहीं होगा, ऋण आवेश होगा, है ना, उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो दोस्तों देखिए, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना वह होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। 10⁻⁻19 कूलम होता है। और वही प्रोटॉन पर जो होता है वह प्लस का होता है 1.6 × 10⁻10 होता है -19 कूलम। तो जब इसको ऐड कर देंगे ना तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है इसमें माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, है ना, और इस पर प्लस होता है। तो प्लस माइनस जब जोड़ते हैं तो माइनस होता है, इसका मतलब जो ये टोटल मान हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह हमारा न्यूक्लियस है, जिसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऑर्बिट्स है, पथ, इस सब पर पथ क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है चारों तरफ, है ना, ऐसे ऐसे करके घूमते रहता है ना, ऐसे। और जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जो होती है ना सेम होती है, समान होती है, इसलिए परमाणु क्या होता है, हमारा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेल क्या है। सेल, तो सेल पूछ रहा है, ये कोशिका के बारे में नहीं पूछ रहा है ना। सेल जो विद्युतीय यंत्र हम लोग जिससे विद्युत एनर्जी का उपयोग करते हैं बल्ब को जलाने में या बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान को जलाने में। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है, उसे सेल कहते हैं। देखिए दोस्तों, सेल जो होता है ना यह एक युक्ति होता है, यूनिट होता है ना, जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके, है ना, और यह क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रदान करता है ना। और इसमें जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कहने का मतलब इस तरह से जो सेल होता है ऐसे
आप देखे होंगे जरूर लाइट या लेड टॉर्च में, ये जो एक इसका सिरा जो होता है प्लस होता है और दूसरा सिरा जो होता है माइनस होता है। इन दोनों सिरों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या करता है, विभवांतर बनाए रखता है। और जब तक कि इस सेल का विभवांतर जीरो नहीं होता है तब तक ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करते रहता है और देते रहता है विद्युत ऊर्जा। दरअसल जो सेल होते हैं ना, कुछ सेल होते हैं जिनका विद्युत विभवांतर जो होता है सब सेल में वह 1.5 वोल्ट भी होता है ना, 1.3 वोल्ट भी होता है। ये सब अलग अलग विभवांतर होते हैं। तो ये जो विभवांतर होते हैं ना, ये जब तक शून्य नहीं होते तब तक सेल खराब नहीं होता है, जिससे हम लोग लगातार विद्युत ऊर्जा को प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, और सेल में जो होने वाली अभिक्रिया है वह क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों अभी तक आपने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे एग्जाम्पल में दिया, देखिए वोल्टेइक सेल दिया और गैल्वेनिक सेल दिया है ना। सेल के उदाहरण है वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल। चित्र में देख सकते हैं आप, यह एक सेल है ना। इसका जो नुकीला वाला टुंड है ये वाला, यह मेटल का बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं ना, धनात्मक टर्मिनल बोलते हैं ना। और ये जो है ये मेटल, ये जो होता है ये भी धातु का ही होता है ना, इसको निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं हम लोग। तो ये दरअसल ये क्या है, ये हमारे एक सेल है ना, ये सेल है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैटरी क्या है, तो बैटरी का मतलब होता है कि सेल को जब एक समूह में जोड़ देते हैं ना, 2 3 4 5 6 या सेल 10 सेल या 20 सेल, जितना हो सेल को जब जोड़ देते हैं एक समूह में, तो वह समूह जो होता है हमारा बैटरी कहलाता है। जैसे आपने बड़े बड़े ट्रैक्टर या ट्रक में इस बैटरी देखा होगा, है ना। इसमें ना देखिए, इसमें कितना सेल जोड़ा हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 सेल जोड़ा गया। तो 6 सेल जोड़ने का मतलब यह हुआ कि इसमें ना 3 बैटरी जोड़ा गया है ना। 3 बैटरी जोड़कर मतलब 3 सेल जोड़कर एक बैटरी बनाया गया है, जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो लिखा गया इसमें कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, है ना। मतलब सेल के जब जोड़ देते हैं समूह में तो वह हमारा क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि सेल या बैटरी में, सेल में या बैटरी में किसमें सबसे अधिक वोल्टेज धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इस आंसर का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई देना, मैं वेट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध दोस्तों, जो भी हम लोग विद्युत यंत्र का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसमें जो बिजली प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ युक्ति की आवश्यकता पड़ती है ना, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो जो इंस्ट्रूमेंट विद्युत को कुछ समय तक रोक कर रखता है और वह अपने लिमिट से ज़्यादा पार नहीं होने करने देता है, उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। प्रतिरोध मतलब कि बिजली को रोकने वाला कोई युक्ति होगा, है ना, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि यह एक ऐसी युक्ति है जो अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। कि जितना हम लोग जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होगा, जैसा टीवी हो गया, पंखा हो गया, जितना उसको बिजली चाहिए उतना ही यह प्रतिरोध उसको जाने देगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने देगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है ना। ओम का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है ना, ओम का सिंबल। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये रहा हमारा प्रतिरोध। इस तरह का प्रतिरोध आप जरूर टीवी या छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, जैसे रेडियो हो गया, है ना, टेलीफोन भी हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट देखने को आपको मिलते हैं। तो ये जो हमारा होता है ना, ये सबके सब प्रतिरोध होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, विद्युत को बहुत लिमिट मात्रा में ही करंट को क्या करते हैं, पास करने देते हैं, नहीं तो नहीं पास करने देते हैं। इसलिए हमारे जो उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट को परिभाषित करें। 1 वोल्ट, देखिए लिखा गया कि यदि किसी 1 ओम प्रतिरोध के सिरे से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। जैसे V बराबर यहाँ फॉर्मूला होता है IR, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। यदि अभी नहीं पढ़े होंगे तो जाकर प्लेलिस्ट में इसका वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो 1 वोल्ट को हमने को परिभाषित करना है। तो यहाँ लिखा गया है, देखिए वोल्ट V जो है ना, ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये V जो है ना वोल्ट, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। V तो V लिखा है मैंने, बराबर है तो यहाँ बराबर लिखा गया है। I मतलब होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है तो एम्पियर लिखा गया है। और बट्टा है तो बट्टा, स्लैश जिसको बोलते हैं। और R मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। तो ये जो 1 वोल्ट देख रहे हैं आप, इसी को परिभाषित करना है। तो मैंने लिखा है
कि यदि किसी 1 ओम प्रतिरोध के सिरे से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। देखिए 1 ओम प्रतिरोध के सिरे से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे, है ना। समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एमीटर और वोल्ट मीटर को परिभाषित करें। एमीटर और वोल्ट मीटर, देखिए दोस्तों एमीटर और वोल्ट मीटर जो होता है यह एक तरह से क्या होता है, यह हमारा एक युक्ति होता है ना, जो किसी वायर में कितना करंट पास हो रहा है, कितना वोल्ट का विभवांतर पास हो रहा है उसको क्या करता है, तो ये मेजरमेंट करता है, मापता है ना। जैसा कि देख सकते हैं आप, लिखा गया इसमें कि जिस यंत्र के द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उस एमीटर कहते हैं। तो एमीटर के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी विद्युत परिपथ की धारा को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, है ना। और इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि आपको किसी वायर में कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है उसको मेजरमेंट करना है, मापना है, तो उसमें हम लोग एमीटर की युक्ति का प्रयोग करते हैं। और इस एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो वो बता देगा कि इस वायर में कितना एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है ना। नीचे आगे लिखा गया है कि देखिए वोल्ट मीटर जो है ये हमारा एमीटर है ना। एमीटर जो है ये वाला देख सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यही जो 2 टर्मिनल है, इन्हीं दोनों को अगर 2 वायर में जोड़ देंगे ना, 2 वायर में जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, तो वह बता देगा कि हाँ भाई इस परिपथ में 10 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, या 20 एम्पियर का हो रहा है, या 30 एम्पियर का हो रहा है, कितना भी एम्पियर का होगा वो क्या करेगा, बता देगा आराम से। ये वाला आगे क्वेश्चन है, इसी में वोल्ट मीटर के बारे में हम जानते हैं। तो वोल्ट मीटर जो होता है रियल में कि कह रहा है इसमें जिस यंत्र के द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर जो होता है ना, कि मान लेते हैं ये कोई परिपथ है ये वाला, इसमें 10 वोल्ट का विभवांतर मतलब वोल्ट प्रवाहित हो रहा है इस वायर में। तो इसका जो स्टार्ट पॉइंट है मान लेते ये है और एंड पॉइंट जो है ये बी है। तो जब इस वायर में हम लोग वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे ना, तो वह 10 जो वोल्ट प्रवाहित हो रहा है इसमें, वह इस पर लिख कर बता देगा कि हाँ भाई इस परिपथ में 10 वोल्ट का जो वोल्ट है विभवांतर है प्रवाहित हो रहा है। तो ये वोल्ट मीटर जो होता है ना, ये 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है ना। ए और बी के जो बीच का विभवांतर होगा 10 वोल्ट, उसी को यह मापेगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ये हमारा वोल्ट है ना, मतलब वोल्ट मीटर है। इस पर प्लस का टर्मिनल जोड़ देंगे और इस पर माइनस का वायर के एक सिरे को प्लस से जोड़ देंगे माइनस से, और दूसरे सिरे को प्लस से जोड़ देंगे, तो ये हमारा बता देगा कि उस परिपथ में कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है। तो परिपथ जैसे बनाया था मैंने, तो उसमें 10 वोल्ट प्रवाहित हो रहा था, इसलिए कितना बताएगा, 10 वोल्ट ही बताएगा, उससे ज़्यादा नहीं बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम बताना है ना, ओम का नियम। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो छमाही परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, है ना। ओम के नियम, और कोई क्वेश्चन याद हो या ना हो, लेकिन इसको याद जरूर करके जाना। मेरा ये कंफर्म रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको याद करके जाना। चलिए देखते हैं आखिर ओम का नियम क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि 1800, थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं। लिखा गया कि 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, है ना, ये जो ओम थे इनका जो घर था, मतलब ये कहाँ के निवासी थे, तो जर्मनी के निवासी थे, है ना। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। कहने का मतलब कि ओम के नियम की खोज किसने की, तो जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। और यह किस देश के निवासी थे, तो जर्मन देश के निवासी थे। और उन्होंने ओम के नियम की खोज कब की, तो 1600 मतलब 1826 में खोज किया था, है ना। आगे करें, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो, है ना, कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर की क्या होता है, समानुपाती होता है। सपोज डेट ये कोई चालक है, जैसे कि मैंने बनाया ये वाला कोई चालक है ना, इसके ताप में अगर कोई परिवर्तन ना हो, तो इसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, है ना। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट एक्स है, इसका पहला पॉइंट है ना, इंटू पॉइंट जो वाई है। तो इसमें अगर इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, तो इसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा आई होगा ये वाला, इनके सिरों के बीच मतलब एक्स और वाई के बीच आरोपित जो विभवांतर होगा भी, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, तो समानुपाती होंगे। मतलब कि विद्युत धारा, है ना, और विभवांतर मतलब भी, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। अगर विद्युत धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ता है ना। विभवांतर घटेगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा,
है ना। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। आगे लिखा गया है अर्थात आई प्रोपोर्शनल भी, मतलब आई होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती होता है, और ये हमारा भी ये होता है। तो अब देखिएगा, ये आई है तो आई लिखते हैं यहाँ पे, है ना, ये वाला, जैसे कि यहाँ लिखा गया है ये आई है तो आई, है ना। अब जब भी ये प्रोपोर्शनल का सिंबल, जैसे कि हमने लिखा था अभी ये वाला ऐसे भी, तो ये आई को ऐसे ही रखते हैं, यहाँ से एक फार्मूला मिलता है, गणितीय व्यंजक मिलता है ना। और ये जब समानुपाती हटता है ना, तो यहाँ कोई कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। इसके बदले बराबर लिखते हैं और प्रतिरोध लिखते हैं, है ना। बट्टा है तो भी है तो भी लिखते हैं, और बट्टा में आ जाता है प्रतिरोध, यह कांस्टेंट आता है ना। ओम के नियम का जब सत्यापन पढ़िएगा तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे ये जो आर होता है प्रतिरोध, यह स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है ना। कांस्टेंट का मतलब कि इसका मान कभी चेंज नहीं होता है, किसी विशेष कंडीशन में भी चेंज नहीं होता है, या हर जगह क्या होता है, सेम होता है। तो अब सत्यापन जब पढ़िएगा तो इसमें आपको मालूम चलेगा कि कैसे आखिर आर का जो मान होता है वह कांस्टेंट होता है। तो अगर आपको ओम के नियम का सत्यापन चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर रिप्लाई करें, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, है ना। आगे लिखा गया है जहाँ आर नियत है ना, आर जो है नियत है, यह रियल में क्या है, प्रतिरोध है। आर क्या है तो हमारा प्रतिरोध है ना। प्रतिरोध ये क्या होता है, नियत होता है, जिससे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे देख सकते हैं ये ओम साहब है ना, ओम भाई साहब है, इन्होंने ओम के नियम को क्या किया था, बताया था, जिसमें होता है आई बराबर वी बटा आर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओम का गणितीय रूप, ओम के गणितीय रूप व्यंजक क्या होता है। तो आपको याद रखना होगा कि आई बराबर होता है वी बटा आर, जहाँ आई इलेक्ट्रिक करंट है मतलब विद्युत धारा है, वी वोल्टेज है, और आर रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है ना। तो दोस्तों आज के ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें, और आगे इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले दिन, तब तक के लिए बाय।